उसका मुंह इब्राहिम मूसली को देखते हुए खुले का खुला रह गया। यहाँ तक के कमरे में हारून रशीद की आवाज फिर गूंजी। इबरत के लिए सब इब्राहिम मूसली की तरफ देखें, ये इसके करदा गुनाहों की सजा है। इसने 2 बड़े जुर्म किए हैं। एक, इसने नाहक एक गरीब नज्जार की उजरत रोकते हुए नाइंसाफी का मुजाहिरा किया है, हालांकि सब लोग जानते हैं कि इसने हर जायज और नाजायज तरीके से बेशुमार दौलत जमा कर रखी है। और दूसरा जुर्म इसका बहुत बड़ा और नाकाबिले मुआफी है, और वो ये कि इसने मेरे एक सालार के हक में एहानत से काम लिया, और ये एक ऐसा मामला है जिसे मैं किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे तौक और बेड़ियां पहना दी गई हैं। अब मैं इसे जिंदान की तरफ भेजने लगा हूँ। उस वक्त तक ये जिंदान से बाहर नहीं आएगा, उस वक्त तक ये तौक और बेड़ियों से आजाद नहीं होगा, जब तक इस्माइल बिन कासिम इसे माफ नहीं कर देता। इसके साथ ही ऊंची आवाज में हारून रशीद ने फजल बिन रबी को हुक्म दिया कि इब्राहिम मूसली को जिंदान में ले जाकर बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही हाजिम दोइम फजल बिन रबी इब्राहिम मूसली को जिंदान की तरफ ले गया। मुर्रिखीन तफसील से बयान करते हैं कि इब्राहिम मूसली को हारून रशीद ने वाकई पाँव में बेड़ियां पहनाकर जिंदान में डाल दिया था। इतना कहने के बाद बड़े शफीकाना अंदाज में हारून रशीद ने इस्माइल की तरफ देखा, फिर मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, इब्ने कासिम उठो, घर जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वाले बड़े परेशान होंगे, बड़ी बेचैनी से तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे। जाओ अपने घर वालों से सारी तफसील कहना और ये भी बता देना कि हारून रशीद अपने शायरों और मुगन्नियों की कदर जरूर करता है, लेकिन जो शुअरा और मुगन्नी अगर मेरे सालारों के मुंह आने की कोशिश करें तो मेरे यहाँ उनके लिए कोई मुआफी और छूट नहीं है। जाओ, जाकर आराम करो। इसके साथ ही हारून रशीद ने मजलिस के खात्मे का ऐलान कर दिया। इस्माइल और इतरीफ जब दोनों हवेली में दाखिल हुए तो दीवान खाने में सबसे बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार हो रहा था। जो ही वो दोनों दीवान खाने में दाखिल हुए, सब फिक्रमंदी से उन दोनों की तरफ देखने लगे। जब वो दीवान खाने के वस्त में आए तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज शारिया ने किया, और वो किसी हद तक पुरसुकून अंदाज मुतबस्सम लहजे में इस्माइल की तरफ देखते हुए कहने लगी, ये जो आप दोनों मुस्कुराते हुए दीवान खाने में दाखिल हुए, इससे मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि जिस मामले के लिए आप कसरे खिलाफत में गए थे उसका फैसला हमारे हक में हुआ है। इस्माइल मुस्कुराते हुए एक नशिस्त पर हो बैठा, इतरीफ भी उसके पहलू में बैठ गया। शारिया तो बिल्कुल आसूदा और पुरसुकून लग रही थी। दूसरे सारे लोग ताज्जुब भरे अंदाज में उन दोनों की तरफ देख रहे थे। इस पर इस्माइल ने अपने पहलू में बैठे इतरीफ को मुखातिब किया और कहने लगा, बाबा जो कुछ कसर में बीती उसकी तफसील तुम ही बताओ। इस्माइल के कहने पर इतरीफ ने इब्तदा की, फिर वो मजे ले लेकर कसरे खिलाफत में होने वाली कार्रवाई की तफसील कह रहा था। जब वो खामोश हुआ तब किसी कदर खुशी और सुकून का इजहार करते हुए इब्ने कासिम कहने लगा, इस्माइल मेरे बेटे, जिस वक्त तुम यहाँ से रवाना हुए थे उस वक्त तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल पुकार के कह रहा था कि हारून रशीद तुम्हें एहतराम देगा, तुम्हारे इज्जत तुम्हारे वक़ार में इजाफा करेगा। ये कि इब्राहिम मूसली के मामले में तुम हक पर थे और तुमने जो गरीब और मुफलिस नज्जार का मुआवजा उसे लेकर दिया है, इस पर हारून खुश होगा। मुझे हारून के इस फैसले से बड़ी खुशी हुई है कि उसने तुमसे ये कहा कि इब्राहिम मूसली से 2 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा उजरत की रकम वसूल करनी चाहिए थी। यहाँ तक कहने के बाद इब्ने कासिम रुका, फिर वो दोबारा कह रहा था, बेटे खुदा गवाह है, हारून रशीद से ऐसे फैसले की उम्मीद थी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। वो शायरों और मुगन्नियों और दीगर अहले फन का बड़ा कदरदान, बड़ी इज्जत करने वाला है, लेकिन उन सब के मुकाबले में जो इज्जत वो अपने सालारों को देता है उसका जवाब नहीं। उसने इब्राहिम मूसली को तौक और बेड़ियां डालकर यकीनन अपने सालारों की कदर कीमत से आगाह कर दिया है। अब आने वाले दौर में इब्राहिम मूसली इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। कासिम जब खामोश हुआ तब शारिया की तरफ देखते हुए इस्माइल कहने लगा, आज खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। इस पर शारिया उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि खाना बिल्कुल तैयार है, आप दोनों का इंतजार हो रहा था। सबने ये सोचा कि आप दोनों आएंगे तब खाना खाया जाएगा। मैं खाना ही यहीं दीवान खाने में लगाती हूँ, यहीं बैठकर खाते हैं। खाना लाने के लिए जब शारिया बाहर निकली तो समावा भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। शारिया का उसने हाथ पकड़ा। दीवान खाने से निकलने के बाद एक जगह उसने शारिया को रोक दिया, फिर मिन्नत वाले अंदाज में कहने लगी, आप ही अगर आप एक बात माने तो मैं कहूँ। शारिया ने उसे अपने साथ लिपटा लिया, उसकी पेशानी चूमी और कहने लगी, तू कह मेरी बहन क्या कहना चाहती है, मैं तेरी किसी बात को टालूंगी नहीं, बस मेरे बस में वो बात हुई तो मैं कर गुजरूंगी। इस पर शारिया की कमर में हाथ डालते हुए लिपटे ही लिपटे समावा कहने लगी, आप ही मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ मेरे साथ मेरे कमरे में सोएं। इस सिलसिले में मैंने बाबा से बात की थी, वो कह रहे थे कि खुद आप ही से बात कर लेना, अगर वो रजामंद हो जाएं तो इसमें हमारी खुशी होगी। आप ही इस तरह मेरे पास रौनक रहेगी। जहाँ तक भाई बरसक का ताल्लुक है तो वो भाई इब्राहिम के साथ उसके कमरे में सो रहेगा, इस तरह हमारे पास भी रौनक हो जाएगी। शारिया ने फिर समावा को अपने साथ लिपटा लिया और कहने लगी, तुम इस कदर आजिज़ी और इनकिसारी से क्यों ऐसी बातें करती हो, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी।
आज नहीं बल्कि अक्सर व बेशतर तुम्हारे कमरे में सोया करूंगी। इस पर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए समावा फिर शारिया से लिपट गई। फिर दोनों बावर्ची खाने में दाखिल हुई। वहां से बर्तन निकालकर दीवान खाने में लगाने लगी। मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा होने की वजह से हारून रशीद अपने वजीर जाफर बरमकी और उसके खानदान के अफराद से एक तरह का नाराज और बरहम होता चला गया था। सबसे पहले जाफर ने अपने मुफाद की खातिर जो हारून रशीद के नदीम ज़ादा को कत्ल कराने की कोशिश की थी, उस कोशिश ने भी जाफर बरमकी को एक तरह से हारून रशीद की नज़रों में गिरा दिया था। उसके यके बाद दीगरे कई वाक़यात उठे जिनके बायस हारून रशीद की निगाहों में खानदान बरमक गिरता चला गया। हारून रशीद उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने पर आमादा होता चला गया था। खलीफा बनने के बाद हारून रशीद ने बरमकों पर बड़ा एतमाद और भरोसा करते हुए माली और मुल्की इंतजामात उनके सुपुर्द कर दिए थे। खजाने का मालिक एक तरह से वजीर जाफर बरमकी था। जब कभी भी हारून रशीद को नकदी की जरूरत होती, खलीफा को वजीर जाफर बरमकी से दरखास्त करना पड़ती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हाल हो गया कि कभी मांगी हुई रकम पूरी मिल जाती और कभी नहीं। ये हालात भी हारून रशीद के दिल में गिरा बांधते चले गए। फिर ऐसा कि एक कनीज बिकने के लिए आई। मौरखीन ने उसका नाम बाज़गा लिखा है। कहते हैं जहां ये कनीज अपने हुस्न, अपने शबाब, अपनी खूबसूरती, अपनी होश रुबाई में लाजवाब थी, वहां ये हिसाबो खुशनवीसी में बेनजीर थी। मौसीकी और फन्ने रक्स में कामिल दस्तगाह रखती थी। इस कनीज का जो मालिक था उसने कसम खा रखी थी कि उसे 1 लाख दिरहम से किसी भी तरह कम सूरत फरोख्त नहीं करेगा। हारून रशीद ने जब उस कनीज का सुना तो उसे देखा। वो उसे बहुत भाई। उसकी खूबसूरती, उसकी सिफात ही ऐसी थी कि हारून रशीद ने उसे अपने लिए मुंतखब किया। उस बाज़गा नाम की कनीज के मुख्तलिफ औसाफ देखते हुए हारून रशीद ने उसे खरीदने का फैसला कर लिया और अपने वजीर जाफर को कहला भेजा कि मुल्की खजाने से 1 लाख दिरहम अदा करके इस कनीज को खलीफा हारून रशीद के लिए खरीद लिया जाए। जाफर ने इस सिलसिले में अपने बाप याहिया से मशवरा किया और दोनों ने मिलकर ये तय किया कि इतनी बड़ी रकम में हारून रशीद को वो कनीज खरीद कर नहीं देनी चाहिए, हालांकि खुद बरामका इससे कहीं ज्यादा अखराजात करते थे। हारून रशीद की इस ख्वाहिश को टालने के लिए उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने खजाने से 1 लाख की रकम के तोड़े निकालकर खजाने को जाने वाले रास्ते पर फैला दिए ताकि हारून रशीद की उस पर नजर पड़े और वो ताज्जुब करे कि इतनी बड़ी रकम में वो कनीज को खरीद रहा है। चुनाचे हारून रशीद जब वहां से गुजरा तो खजानची से पूछा कि ये रकम कैसे बिखर गई है। इस पर उसने जवाब दिया कि ये बाज़गा नाम की एक कनीज की खरीदारी के लिए खजाने से निकाली गई है। इस वक्त तो कनीज की खरीदारी मुलतवी हो गई, लेकिन इस वाक़े ने भी हारून रशीद के दिल में बरामका के खिलाफ एक गिरा डाल दी थी। अब बरामका की बदकिस्मती के उनके खिलाफ यके बाद दीगरे कई हादसे, कई सानेह नमूदार होने लगे, जिनकी बिना पर उनके और हारून रशीद के दरमियान तलखी और अदावत अपने उरूज की तरफ भागती रही। कहते हैं एक रोज हारून रशीद एक शिकारगाह में था कि नागाह दौर से कि नागाह दूर से कुछ सवार नजर आए। हारून रशीद ने अपने एक गुलाम से पूछा कि ये किसके सवार हैं। उसके नदीम ने अर्ज किया कि जाफर बिन याहिया बरमकी के सवार हैं। उसके बाद दाएं बाएं कई सवार नजर आए जो सब जाफर बरमकी के थे। थोड़ी देर बाद जब वो सवार नजरों से ओझल हो गए तो अपने उसी नदीम से हारून ने पूछा कि वो सवार किधर गए। नदीम ने कहा कि जाफर अपने इन साथियों को लेकर दूसरे रास्ते से चला गया है। हारून रशीद को बड़ा गुस्सा आया। अपने नदीम को मुखातिब करके कहने लगा कि क्या जाफर ने हमको इस काबिल ही नहीं समझा कि वो हमारे साथ होकर ज़ेबो ज़ीनत का बाइस बने। इसके बाद हारून रशीद शिकारगाह से निकला। दूर जाकर देखा वहां बहुत ज्यादा मवेशी थे और खूबसूरत मकानों का सिलसिला दूर तक बना हुआ था। उस जगह एक करीबी बस्ती को जाने का रास्ता था। थोड़ी दूर चलकर हारून रशीद अपने नदीमों और मुसाहिबों के साथ उस बस्ती के करीब पहुंचा तो देखा वहां की जमीन बड़ी सरसब्ज और शादाब थी। खलियानों की इफरात थी और लोग बेहद खुशहाल दिखाई देते थे। ये सूरत हाल देखते हुए हारून ने फिर अपने एक नदीम से पूछा कि ये किसकी जागीर है। ये सुनकर नदीम ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, ये जाफर बरमकी की जागीर है। कहते हैं इस पर हारून रशीद ने एक ठंडी सांस ली और आगे चला गया। जहां तक जाने का इत्तफाक हुआ, कोई भी बस्ती, कोई भी कस्बा, कोई भी मौजा, कोई भी करिया ऐसा न मिला जिसकी हालत खराब होती, बल्कि सब सरसब्ज व शादाब थे। हर बस्ती को देखता और नदीम से पूछता कि यह किसका है, तो जवाब यही मिलता कि जाफर बरमकी का इलाका है। ये सारे इलाके देखने के बाद हारून रशीद ने अंदाजा लगाया कि इर्द गिर्द के सारे इलाकों पर बरमकियों ने कब्जा कर लिया है और इसे अपनी जागीर बना लिया है। मायूस और अफसुर्दा वो वापस आया और अपने उसी नदीम को मुखातिब करके कहने लगा, तुम देखते हो बरमका ने दौलत से अपना घर तो भर लिया है, खुद अमीर बन गए हैं, लेकिन मुझे और मेरी औलाद को उन्होंने फकीर करके रख दिया है। अफसोस उनके मामलात से मैं अब तक गफलत की, बल्कि मैंने सरी गफलत की है, क्योंकि देखता हूं कि बगदाद से इस कदर नजदीक और मुसलसल
बरामका की जागीरें हैं। मेरी औलाद में से किसी की एक भी जागीर ऐसी नहीं है। दारुल खिलाफे की ये हालत और दूर दराज के इलाकों का मालूम नहीं क्या हाल होगा। उन्होंने न जाने किस कदर जागीरें बना रखी होंगी। नदीम बेचारा कुछ न कह सका, शर्मिंदा हो गया। इस वाक़े ने भी हारून रशीद और बरामका के दरमियान खासी दूरी पैदा कर दी थी। इसके बाद एक और वाक़या रूनुमा होगा। कुछ यूं हुआ कि खुरासान बरामका की सबसे बड़ी जागीर ख्याल किया जाता था। इनके सारे अखराजात वहां से पूरे होते थे। खुरासान एक जरखेज सूबा था। सिर्फ मामूली सा खिराज दाखिल खजाना होता था और बाकी सारी रकम के मालिक बरामका होते थे। एक शख्स अली बिन ईसा खुरासान की आमदनी और अखराजात से वाकिफ था, लिहाजा बरामका को नीचा दिखाने के लिए वो एक अरसे से इस कोशिश में था कि बरमकियों की जगह उसे खुरासान का वाली मुकर्रर किया जाए। आखिर इसकी कोशिश बर आई और हारून रशीद ने पहले वाले फजल बरमकी को हटाकर खुरासान का हाकिम अली बिन ईसा को बना दिया। अपने वाली मुकर्रर होने के कुछ अरसे बाद ये अली बिन ईसा कीमती जवाहरात, दीगर माल, लौंडियों, गुलाम वगैरह लेकर बगदाद शहर में दाखिल हुआ और चाहता था कि दरबार आम में हाजिर होकर वो सारे तहाइफ पेश करे जो वो वहां से लेकर आया था। इस कार्रवाई से वो ये दिखाना चाहता था कि बरामका के मुकाबले में उसने किस कदर ज्यादा खिराज जमा किया है और उसकी कारगुजारी बरामका से किस कदर अच्छी और उम्दा है, ताकि मुल्क और सल्तनत में उसकी वक़्त बरामका से ज्यादा हो। इसके अलावा वो खलीफा हारून रशीद पर यह भी साबित करना चाहता था कि उससे पहले जिस कदर महासिल खुरासान से बरामका पेश करते रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा लेकर आया है। अपनी इसी कारगुजारी का इजहार करके अली बिन ईसा दरअसल खलीफा पर यह वाज़ेह करना चाहता था कि बरामका उसकी आमदनी का बहुत कम हिस्सा खजाने में दाखिल करते रहे हैं और बाकी सारी आमदनी अपने जाती तसर्रुफात में लाते रहे हैं। कहते हैं हारून रशीद ने अली बिन ईसा की इस दरखास्त को मंजूर किया और हुक्म दिया कि एक वसी मैदान में दरबार आम की तैयारियां की जाएं और अली अपनी लाई हुई अशिया को पेश करे। एक खुश फजा मैदान में एक रफी शान बारगाह सजाई गई और वहां तख्त शाही बिछाया गया। फिर वहां अली बिन ईसा ने निहायत सलीका शारी से अपने तहाइफ को पेश किया। एक जानिब अशरफियों के अंबार थे, दूसरी जानिब दीनार और दिरहम के ढेर थे, तीसरी जानिब रेशमी कपड़े और कीमती असबाब थे, चौथी जानिब तुर्की गुलाम हाथ बांधे खड़े हुए थे जिनके गले में मुरस्सा तलवारें हमाइल थीं और मिस्री दस्तारें उनके सरों पर थीं। उनके बराबर हुदूश कनीजों का एक हुजूम था जिनके कीमती लिबास और जेवरों की झिलमिलाहट से मैदान जगमगा रहा था। मुश्को नाफे इस कदर थे कि बगदाद का वो मैदान खुशबू से महक उठा था। इसके अलावा उस मैदान में अली बिन ईसा ने अरबी ऊंट और घोड़ों की कतारें खड़ी की थीं जो कीमती साजो सामान से सजे हुए थे। जब ये तहाइफ अपने मवाक़े पर सजा दिए गए थे उस वक्त अमीरुल मोमिनीन को उस मैदान में लाया गया। इस मैदान में दाखिल होने के बाद हारून रशीद बेहद खुश हुआ और दूर से सुर्ख और सफेद अंबार नजर आए तो अपने साथ चलने वालों से पूछा, ये क्या है? इस पर एक मसाहिब कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, ये अशरफी नकरा और मुश्क के अंबार हैं जो नजर आ रहे हैं। बहरहाल मैदान में दाखिल होने के बाद हारून रशीद एक एक चीज को देखता रहा और खुश होता रहा। जब सारा सामान देख चुका तो वहां जो तख्त शाही का एहतमाम किया गया था वहां बैठ गया। जाफर बरमकी और उसका बाप और भाई और अजीज और रिश्तेदार सब वहां मौजूद थे। कहते हैं इस मौके पर यहया ने अपने बेटे जाफर बरमकी को मुखातिब करते हुए कहा, अली बिन ईसा ने खुरासान से लाए गए सारे सामान की नुमाइश इसलिए की है कि अमीरुल मोमिनीन का मिजाज हमारी तरफ से बरहम हो जाए और लोगों को यह भी मालूम हो जाए कि खुरासान किस कदर जरखेज इलाका है और वहां से किस कदर आमदनी होती है। ऐसा करके अली बिन ईसा ने एक तरह से हमारे सर पर कारी ज़रब लगाने की कोशिश की है। इस पर जाफर ने अपने बाप यहया को मुखातिब करते हुए कहा, अली की इस कार्रवाई पर अफसोस, रंज और दुख करना फजूल है क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। खलीफा की खुशनुदी के लिए वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन थोड़े ही दिन में लोगों और खलीफा को मालूम हो जाएगा कि सारी दौलत और माल किस तरह इकट्ठा किया गया है और इसके दौर में अनकरीब खुरासान में फितना फसाद की आग भड़क उठेगी और इन बगावतों को ख़त्म करने के लिए सल्तनत के अखराजात इस कदर बढ़ जाएंगे कि जो कुछ अली लाया है ये उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा और खुरासान की आमदनी का एक एक दिरहम जो इस वक्त खजाने के लिए लाया गया है वो उस वक्त इन हालात के मुकाबले में 100 दिरहम खर्च करके बगावतों को ख़त्म करना पड़ेगा। अली बिन ईसा ने ऐसा करके अमीरुल मोमिनीन के साथ भलाई नहीं की बल्कि ये सल्तनत की बर्बादी के आसार हैं। जाफर की इस गुफ्तगू को करीब बैठे लोगों ने सुन लिया और उसकी सारी तफसील उन्होंने हारून रशीद को बता दी। इस पर बरहम होकर हारून रशीद ने जाफर को तलब किया तो जाफर कहने लगा, जो माल अली बिन ईसा लाया है वो जबरन लोगों से मौसूल किया गया है, लिहाजा इस पर खुश नहीं होना चाहिए। जाफर की इस गुफ्तगू के जवाब में खलीफा हारून रशीद ने अजीब से रद्द अमल का इजहार किया, इसलिए कि अब वो दिन ब दिन जाफर बरमकी और उसके बरमकी अजीज़ो अकारिब से बेजार और नाला होता चला जा रहा था।
हारून रशीद ने जाफर की गुफ्तगू को न सिर्फ नागवारी से सुना बल्कि अली बिन ईसा की इस दर्जा इज्जत की कि उसे हैरत और इबरत हुई। बरमका की तबाही और बर्बादी का एक और वाकया और हादिसा इस तरह हुआ कि एक रोज जिब्राइल सल्तनत के कसरुल खुल्द में हारून रशीद के पास बैठा हुआ था। कसर में बैठे बैठे दरियाए दजला का खुश मंजर अजब लुत्फ दे रहा था। सामने बरमकियों की रफीउ शान इमारतें नजर आ रही थी। यहया बरमकी के दरवाजे पर सवार और पैदलों का हुजूम हो रहा था। ये मंजर हारून रशीद ने जब देखा तो जिब्राइल को मुखातिब करके कहने लगा, खुदा यहया बरमकी का भला करे, गरीब हमारे वास्ते कैसी कैसी सख्त मेहनत उठाता है और हम उसकी बदौलत ऐश करते हैं। और फिर तंजिया से अंदाज में इंतहाई दुख और अफसोसनाक लहजे में हारून रशीद मजीद कहने लगा, हकीकत में यहया तो खिलाफत करता है, मैं तो बराए नाम हूँ। जिब्राइल ने कहा कि मैं उसी वक्त समझ गया कि अब बरामका की खैर नहीं है। हालात तेजी से बरामका के खिलाफ जा रहे थे कि हारून रशीद ने अपनी सल्तनत का दौरा करने का इरादा किया। जब हारून रशीद अपने मुहाफिज के साथ बगदाद से निकलकर अपनी सल्तनत का दौरा करने लगा तो जिस जगह और जिस जागीर में भी उसने खैमे लगाए वहां से उसे यही मालूम हुआ कि ये बरामका की जागीर है। इन सदाओं ने हारून के कान भर दिए थे और इस दौरे के दौरान हारून को यह भी पता चला कि अपनी जाती नाराजगी की बिना पर जाफर ने बाज अशखास को अपने इख्तियारात से खुद ही कत्ल कर दिया था। इस पर मुस्तदाद ये कि एक सल्तनत में खा वो शख्सी हो या जमहूरी, कोई शख्स या खानदान नेक नाम होकर जिंदगी बसर नहीं कर सकता तो लोग उसके मुखालिफ बल्कि जानी दुश्मन हो जाते हैं। बरामका के साथ भी यही मामला हुआ और वो संभले नहीं। हारून रशीद की खिलाफत में भी अरबों का गिरोह दरबार में एक बड़ी कुव्वत रखता था। वो हमेशा से अहले अजम का हरीफ और मुकाबिल था। चुनाचे खानदान बरामका की बर्बादी का बायस अरब ही हैं, इसलिए कि हारून रशीद की कुव्वत दो अनासिर पर मुश्तमिल थी। अस्करी कुव्वत का अंसर अरब था और इसकी सिफा अजमियों के पास थी, बरामका के हक में थी। बरामका शाही जिंदगी बसर करते थे, लिहाजा ये हालात दोनों में पैदा करने वाली थी। अरब मामूली सी जिंदगी बसर करते थे और उनके मुकाबले में जब बरामका खूब फजूल खर्चियां करते और दौलत लुटाते तब अरबों को उन पर गुस्सा आता और उनकी शिकायत हारून तक पहुंचाते। सब कुछ हो जाने के बावजूद भी बरामका संभले नहीं और उनकी बर्बादी पर जो आखिरी जरब लगी वो कुछ यूं थी कि हारून रशीद के दौर में जो बगावतें हुई उन बगावतों के सरकर्दा गिरोह से एक शख्स यहया बिन अब्दुल्ला यहया भी था। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद से था। फजल बरमकी की हिकमत अमली से यहया बिन अब्दुल्ला को हारून रशीद के सामने पेश किया गया। खलीफा हारून रशीद ने बनज़रे इख्तियार व एतबार यहया बिन अब्दुल्ला को जाफर के हवाले किया और ये हुक्म दिया कि वो इस सियासी कैदी को अपनी निगरानी में रखे और हाँ, इसकी खूब हिफाजत की जाए। चुनाचे जाफर ने यहया को अपनी हिफाजत में ले लिया। कहते हैं एक दिन जाफर ने यहया को अपने पास बुलाया और उसके हालात दरियाफ्त किए। इस गुफ्तगू के दौरान यहया बिन अब्दुल्ला ने जाफर बरमकी से कहा कि हारून रशीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास की औलाद से है। हम अबू तालिब की औलाद हैं, लिहाजा हारून रशीद हमारा जानी दुश्मन है। इसके बाद निहायत आजिज़ी से उसने जाफर से कहा कि क्या तुम मुझे हलाक कर दोगे? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हूँ? खुदाए अज़्ज़ा वजल से डरो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी से एहतराज करो। इस गुफ्तगू के जवाब में कहते हैं जाफर ने यहया बिन अब्दुल्ला को छोड़ दिया और कहा कि जहां जी चाहे चले जाओ। जवाब में यहया ने कहा कि मुझे गिरफ्तारी का खौफ है। जाफर ने एक खास शख्स की हिफाजत में यहया बिन अब्दुल्ला को एक महफूज जगह पर भेज दिया। बदकिस्मती से जाफर का एक खादिम नदीम दोयम फजल बिन रबी का मुखबिर था। फजल बिन रबी अरब था और खुरासानियों ईरानियों का इंतहा दर्जे का दुश्मन था। उस खादिम ने सारी तफसील फजल बिन रबी से कह दी और फजल ने मौका पाकर सारी तफसील हारून रशीद से बयान कर दी। लिहाजा खलीफा हारून रशीद ने तहकीकात के बाद वाक़े की सेहत कर ली तो एक दिन इसनाए कलाम में खाने के वक्त जाफर से पूछा कि यहया बिन अब्दुल्ला का क्या हाल है। इस मौके पर जाफर ने झूठ बोला। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन वो बदस्तूर कैद में है और भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जाफर के इस जवाब पर हारून को गुस्सा तो बेहद आया, लेकिन उसने जब्त किया। दोबारा उसने जाफर बरमकी को मुखातिब किया और कहने लगा, तुझे मेरी जान की कसम, क्या यहया कैद में है? हारून रशीद के इन अल्फाज पर जाफर बरमकी कांप उठा। जान गया कि शायद हारून रशीद को पता चल गया है कि मैंने उसे छोड़ दिया है। कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने उसे छोड़ दिया है क्योंकि मेरे नजदीक उस शख्स से कोई आजार आपको नहीं पहुंच सकता। कहते हैं हारून रशीद को यहया की रिहाई का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बज़ाहिर खुश होकर कहा कि तूने बहुत खूब किया, मेरा भी यही इरादा था। लेकिन जब जाफर हारून रशीद से रुखसत हुआ तो हारून रशीद ने इंतहाई गज़बनाकी में कुछ जुमले कहे। इस मौके से मुताल्लिक एक मोतबर रावी लिखते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हारून रशीद ने जाफर को बिला सबब कत्ल करा दिया
ये महज गलत है।